दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 2024 में रिलीज हुई एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी, जो एक ऐसे जीव वैज्ञानिक शोधकर्ता पर आधारित है जो इंसान को हमेशा जवान बनाए रखने का फॉर्मूला बनाने की कोशिश में लगा होता है, पर हर बार इसमें फेल होने के बाद वो एक ऐसे रहस्यमय जीव की खोज में निकलता है जिसकी कोशिकाओं से वो फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो क्या वो शोधकर्ता उस जीव को खोज पाएगा और क्या वो इंसानों को हमेशा जवान रखने वाला फॉर्मूला बनाने में कामयाब हो पाएगा? ये सब जानने के लिए इस फैंटेसी एडवेंचर मूवी स्टोरी के वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि इस सफर में कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों का भी खुलासा होगा। तो अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में टोंग नाम की एक पत्रकार एक फोटो स्टूडियो में खड़ी होकर उसकी खिड़की के बाहर देख रही होती है। फिर वो अपने हाथ में लिए हुए फोटो से उस जगह का मिलान करती है। स्टूडियो का मालिक कहता है ये फोटो आज के 10 दिन पहले की है, जब उस लड़के को बांधकर कुछ लोग अनुष्ठान कर रहे थे। पत्रकार टोंग उससे कहती है, तो आप कह रहे हैं कि उस लड़के की उम्र नहीं बढ़ रही है और वो कई सालों से जवान बना हुआ है? स्टूडियो का मालिक कहता है, हाँ, उसके आसपास के लोगों का तो यही मानना है। फिर वो टोंग को उस लड़के चाओ की फोटो दिखाता है और टोंग जिज्ञासावश उससे मिलने चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है देहाती सा दिखने वाला वो आदमी चाओ बच्चों जैसी हरकतें करते हुए एक सुअर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। टोंग उसकी एक फोटो खींचती है और अगले दिन अखबार में ये खबर छाप देती है कि एक आदमी की उम्र 60 साल है, पर वो अब भी बिल्कुल जवान बना हुआ है। इस खबर के बाद शहर के बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के सामने कई मीडिया वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता प्रोफेसर जॉय वहां आ जाते हैं। मीडिया वाले उनसे उनके हमेशा जवान बने रहने वाले फॉर्मूला के बारे में पूछते हैं, तो प्रोफेसर का असिस्टेंट सूमो पत्रकारों को बताता है कि इस पर अभी भी काम चल रहा है। और फिर बाकी सवालों से बचते हुए वो दोनों तेजी से लैब के अंदर चले जाते हैं। प्रोफेसर जॉय अपनी असिस्टेंट सूमो से कहते हैं, दुनिया की नजर में मैं सिर्फ एक जीव वैज्ञानिक शोध करता हूँ, पर सिर्फ तुम ही ये बात जानते हो कि मैं चुपके से यहाँ जिंदा इंसानों पर प्रयोग करता हूँ। हालांकि प्रोफेसर के प्रयोग फेल हो रहे होते हैं और जिन इंसानों पर उसने प्रयोग किया होता है वो बीमार होकर सड़ रहे होते हैं। इसलिए वो अपनी असिस्टेंट सूमो से कहता है कि इन लोगों को मारकर नए इंसानों पर प्रयोग करो। अब अगले सीन में प्रोफेसर जॉय की बेटी टोंग को प्रोफेसर के ऑफिस में दिखाया जाता है। तभी प्रोफेसर अपने असिस्टेंट के साथ वहां आते हैं और अपनी बेटी से बातचीत के दौरान प्रोफेसर की नजर पेपर में छपे उम्र न बढ़ने वाले शख्स की न्यूज पर पड़ती है। हैरान होकर वो अपनी बेटी से पूछता है, तुमने जिस शख्स चाओ के बारे में ये न्यूज लिखी है वो कहाँ रहता है? टोंग उन्हें बताती है कि वो क्विंग टाउन में रहता है। तो अब चाओ को लाने के लिए जॉय अपने असिस्टेंट सूमो को क्विंग टाउन भेजता है, पर जिस वक्त सूमो वहां पहुंचता है उस वक्त गांव के लोग चाओ को एक जाल में बांधकर मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसकी वजह दरअसल ये थी कि चाओ ने गांव के लोगों की कुछ पालतू सुअरों को बाड़े से निकाल दिया था, जिससे वो सब भाग गई थीं। चाओ गांव वालों से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं बस उन सुअरों को आजाद कर रहा था। पर वो लोग उसको पागल समझते हैं और उसे रस्सी से टांग कर मार डालने पर उतारू होते हैं। इस दौरान जब चाओ की पत्नी जिया उसे छुड़ाने आती है तो गांव की औरतें उसे पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं कि 20 साल पहले तुम इस शख्स को पहाड़ों से यहाँ लाई थी, तब से ये वैसा का वैसा ही बना हुआ है और अब इसकी ये सब हरकतें क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? पर जिया कहती है, जो भी हो, मेरे पति को छोड़ दो। लेकिन गांव वालों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। आखिरकार गुस्से से भरा चाओ वो जाल तोड़ देता है। ये देखकर गांव वाले दहशत में आ जाते हैं और उसे घेर कर उस पर हमला करने लगते हैं। अब चाओ भी उनसे भिड़ जाता है और उन्हें मारने लगता है, लेकिन तभी सूमो वहां पहुंच जाता है और वो चाओ पर बेहोशी की गोली चला देता है। इसके बाद सूमो जिया और चाओ के साथ उनके घर जाता है। तब तक चाओ को होश आ चुका होता है। सूमो जिया से उसके पति चाओ के बारे में और जानकारी लेता है। जिया कहती है, जब 20 साल पहले मैं इसे बैबिटियान के पहाड़ों से यहाँ लाई थी तब इसकी याददाश्त जा चुकी थी और अब भी इसे अपने पहले के जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सूमो कहता है, इतने सालों में ये बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हुआ, ये काफी आश्चर्य की बात है।
जिया कहती है शायद ये कोई बीमारी है। इस पर सुमो कहता है कि मैं जीव वैज्ञानिक शोधकर्ता जॉय का असिस्टेंट हूँ और हम लोग इसकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद रात में प्रोफेसर चाओ के घर पर आता है और अपने आदमियों से चाओ की पत्नी जिया को पकड़वा लेता है। चाओ इसका विरोध करता है और जॉय से उसकी पत्नी को छोड़ने को कहता है। तो प्रोफेसर उससे कहता है, तुम बैबिटियान पहाड़ के रास्तों से परिचित हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ चलकर हमारी टीम को वहाँ का रास्ता दिखाओ ताकि हम वहाँ छिपे रहस्यमय ड्रैगन की खोज कर सकें और फिर मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगा। मजबूरी में चाओ उसके साथ पहाड़ की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक कार में उसकी बेटी टोंग मिलती है। वो अपने पिता से उनके साथ चलने की जिद करती है। इस दौरान उसे प्रोफेसर के गाड़ी में बैठा चाओ दिखता है। टोंग के पूछने पर चाओ उसके पिता द्वारा उसे ब्लैकमेल किए जाने वाली बात बता देता है। ये सुनकर टोंग अपने पिता पर नाराज हो जाती है। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि मैं बस चाओ को इस जंगल में रास्ता दिखाने के लिए लाया हूँ। तो अब ये लोग उस रहस्यमय जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी प्रोफेसर की टीम की एक लड़की प्रोफेसर से कहती है कि चाओ भाग गया। प्रोफेसर कहता है उसे जल्दी ढूंढो। इसी बीच जंगल के आदमखोर पेड़ों की लताएं उन लोगों पर हमले करने लगती हैं, जिससे वो लोग दहशत में आकर एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं और उनकी ओर हमला करने बढ़ रही लताओं पर गोलियां चलाने लगते हैं। पर ये गोलियां उन लताओं पर बेअसर साबित होती हैं और ये जंगली लताएं इन लोगों को अपना शिकार बनाना जारी रखती हैं। पर बचने के लिए ये लोग लताओं पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। तभी एक लता प्रोफेसर का गला घोटने लगती है। ये देखकर उसका एक आदमी वो लता काटकर प्रोफेसर को आजाद कराता है। इस दौरान बचने के लिए वहीं पर छिप रही टोंग को लेकर चाओ वहां से भागने लगता है और उस जंगल में पहाड़ी के किनारे एक चट्टान के पास जाकर छिप जाता है। फिर लताओं के हट जाने के बाद एक जगह बैठकर वो टोंग के पैर में लगी चोट पर कोई जड़ी बूटी लगाता है। इसके बाद ये लोग वापस पहाड़ी जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहां इन्हें जमीन में हाथी का चिन्ह बना एक ढक्कन दिखता है। चाओ कहता है 12 राशियां 12 जानवरों का प्रतीक हैं और हर जानवर से अलग अलग दिशाओं का ज्ञान होता है। तभी प्रोफेसर को ये लोग दिख जाते हैं और प्रोफेसर चाओ पर भागने की वजह से भड़क जाता है। तो टोंग उनसे कहती है इसे कुछ मत करिए क्योंकि इसने ही मेरी जान बचाई है। इसी बीच इन लोगों को पास के पेड़ की जड़ में एक सुरंग नजर आती है। अब ये लोग जब उस सुरंग में दाखिल होते हैं तो पता लगता है कि ये गुप्त रास्ता पहाड़ में बनी एक गुफा में जाता है। तो हाथ में मशाल लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। इस दौरान प्रोफेसर और उनके साथियों को इंसान के कंकाल पड़े दिखाई देते हैं। थोड़ी और दूर चलने पर ये लोग एक प्राचीन देवता की मूर्ति के सामने पहुंच जाते हैं। अब जिज्ञासावश असिस्टेंट सुमो मूर्ति के पीछे लगे तीरों में से एक तीर निकाल देता है, जिससे गुफा में एक गुप्त द्वार खुल जाता है। अब सभी लोग उस रास्ते के जरिए फिर से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने पर इन लोगों को सामने गुफा की दीवार पर 12 राशि चिन्ह बनी एक चक्री दिखती है। तो प्रोफेसर चाओ से पूछता है कि इसका क्या करना है। चाओ उस चक्री पर बनी राशि चिन्हों को सही क्रम में घुमाता है, जिससे वहां दीवार में एक और रास्ता खुल जाता है। आखिर चाओ को ये सब जानकारी कैसे थी, ये आपको आगे की कहानी में पता लगेगा। तो अब इस रास्ते से अंदर जाने पर ये लोग उस गुफा के छोर पर पहुंच जाते हैं और एक सकरी सीढ़ी से नीचे उतरकर एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बीच में एक सीढ़ीनुमा चबूतरा होता है और उसके चारों ओर की दीवारों में 12 राशि के 12 जानवरों की धातु की मूर्तियां लगी होती हैं। कौतूहलवश ये लोग उस चबूतरे पर चढ़कर चारों ओर देखने लगते हैं। इस बीच टोंग चबूतरे से नीचे उतरकर दीवार में लगे एक बंद दरवाजे पर हाथ रख देती है, जिससे चारों ओर लगी जानवरों की मूर्तियां एक चक्री की तरह घूमने लगती हैं और उसके प्रभाव से वहां चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और सब कुछ हवा में उड़कर दीवारों की ओर खींचने लगता है। बचने के लिए सभी लोग एक दूसरे को पकड़कर बीच में लगे खंभे के सहारे खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रोफेसर और उसके कुछ साथी एक तार पकड़कर खुद को उड़ने से बचाने में लगे होते हैं। प्रोफेसर कहता है हम लोग ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे। चाओ कहता है इस चुंबकीय प्रभाव को रोकने के लिए दीवार में लगे 12 मूर्तियों में से बंदर के मुंह में लगी चैन को खींचना होगा। ये सुनकर प्रोफेसर का एक साथी तार का हुक वाला सिरा बंदर की मूर्ति के मुंह में लगी जंजीर के छल्ले में फंसा देता है और तार का दूसरा सिरा चबूतरे पर लगे खंभे में लपेट देता है, जिससे बंदर की मूर्ति के मुंह की जंजीर बाहर आ जाती है और मूर्तियों का घूमना रुक जाता है तथा वहां दीवार में लगा वो दरवाजा भी खुल जाता है। इसी दौरान
दौरान वहां पड़े एक आदमी के कंकाल के कोट से चाओ एक पहचान पत्र निकालता है जिस पर जॉय का नाम लिखा होता है। तो अब चाओ प्रोफेसर से कहता है, पहचाना मुझे? मैं हूँ मनु, उसी बायोलॉजी इंस्टीट्यूट का रिसर्चर टीम लीडर जिसके आज तुम प्रोफेसर बनकर बैठे हो। टोंग कहती है, चाओ तुम ये क्या कह रहे हो? तो अब चाओ यानी कि मनु वहां मौजूद सभी लोगों को 20 साल पहले की बात बताता है कि मैं बायोलॉजी इंस्टीट्यूट की रिसर्च टीम का लीडर था और मेरी टीम में जॉय और उसका ये असिस्टेंट सुमो दोनों मेरे जूनियर रिसर्चर थे। इस टीम में मेरी पत्नी और एक कुकी नाम का आदमी भी था। हम लोग बेबिटियान के पहाड़ों में इंसानों को हमेशा जवान रखने वाली एक जड़ी बूटी आयु संजीवनी की खोज करने के लिए निकले थे। उन रहस्यमयी जंगलों को पार करके जब हम बड़ी मुश्किल से किसी तरह इस भूल भुलैया वाली गुफा के अंदर दाखिल हुए तो इधर उधर खोज करने के दौरान जॉय को आयु संजीवनी का वो पौधा मिल गया। पर जॉय लालची है और ये पौधा इंस्टीट्यूट के जापानी प्रोफेसर को बेचकर पैसे कमाना चाह रहा था। जब मैंने उसको ऐसा करने से रोका और कहा ये पौधा हमारे देश का है तो इस बात पर ये मुझसे चिढ़ गया और इसने मुझे और मेरी पत्नी को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। फिर जब कुकी और सुमो ने वहां पहुंचकर ये सब देख लिया तो कुकी जॉय से भिड़ गया, पर जॉय ने कुकी को भी खाई से नीचे ढकेल दिया। ये देखकर वहां अकेला बचा सुमो डर गया था। तो जॉय ने उससे कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना। सुमो उस वक्त उसका विरोध करना चाहता था पर डर और लालच की वजह से वो चुप रहा और जॉय का साथ देने लगा। गुफा से बाहर निकलकर उसने हमारे इंस्टीट्यूट के जापानी प्रोफेसर से झूठ बोला कि बाकी के लोग खाई में फिसलकर नीचे गिर गए हैं और ये फूल उसने जापानी शोधकर्ता को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। तो अब प्रोफेसर का ये राज सबके सामने आ चुका था, इसलिए वो चाओ से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर चाओ कहता है, जब तुमने मुझे और मेरी पत्नी को नीचे धक्का दिया था तो हम लोग नीचे गिरने के बजाय लताओं में फंसकर बच गए थे, पर बेचारा कुकी नीचे गिरकर मर गया। ये सुनकर वहां मौजूद कुकी का बेटा जो जॉय के टीम का हिस्सा था जॉय से पूछता है, तुमने मेरे बाप को इसलिए मार डाला क्योंकि वो तुम्हारा राज जान गया था और इतने सालों से तुमने मुझसे ये झूठ बोलकर मुझे अपने साथ रखा कि मेरे बाप को रिसर्च टीम लीडर मनु ने मारा है। गुस्से में कुकी का बेटा जॉय पर गन तान देता है तो जॉय की लेडी फाइटर उसकी गन छीनकर उसे नीचे झुका देती है। अब प्रोफेसर चाओ से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा बच जाओगे। फिर प्रोफेसर चाओ पर गोलियां चलाने लगता है और चाओ बचने की कोशिश करता है। इस दौरान कुकी का बेटा भी लेडी फाइटर की गन छीनकर उससे भिड़ जाता है। इस लड़ाई में प्रोफेसर चाओ के सर पर गन रख देता है तो चाओ उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम जिस ड्रैगन को खोज रहे हो वो मेरे भीतर ही है। उधर लेडी फाइटर और कुकी के बेटे के बीच लड़ाई में लेडी फाइटर कुकी के बेटे के पेट में कई चाकू मारती है जिससे वो गिर जाता है और प्रोफेसर अपने लोगों के साथ दीवार में खुले दरवाजे से बाहर जाते हुए कुकी के बेटे को मरते हुए देखकर कहता है, हाँ ये सच है कि मैंने ही तुम्हारे बाप को धक्का दिया था। अब तक वो दरवाजा बंद हो जाता है और प्रोफेसर और बाकी बचे लोग आगे बढ़ जाते हैं और गुफा में एक खुली हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां प्रोफेसर चाओ से कहता है कि अब मैं कुछ मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे शरीर से उस ड्रैगन को बाहर निकाल दूंगा जिसकी कोशिका से मुझे हमेशा जवान रहने वाला फॉर्मूला बनाना है। तो अब प्रोफेसर के लोग चाओ पर गन तानकर उसे घुटनों पर बिठा देते हैं और प्रोफेसर कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है जिससे चाओ जमीन पर लेटकर तड़पने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ हो रहा हो। फिर वो अचानक से उठ खड़ा होता है और गुर्राते हुए एक चट्टान के पीछे भाग जाता है। टोंग उसके पीछे जाना चाहती है पर प्रोफेसर उसे रोक देता है, लेकिन तभी उस चट्टान के पीछे से एक उड़ता हुआ ड्रैगन बाहर आता है जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो ड्रैगन उन लोगों की तरफ बढ़ता है जिससे वो सभी लोग बचकर भागते हैं और लेडी फाइटर और प्रोफेसर के बाकी साथी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर हवा में लगातार लहरा रहा होता है और उससे बचने के चक्कर में प्रोफेसर के कुछ आदमी और उसका असिस्टेंट सुमो नीचे खाई में गिर जाते हैं। फिर जब वो ड्रैगन नीचे गिरे हुए प्रोफेसर की ओर बढ़ता है तो प्रोफेसर को बचाने के लिए टोंग ड्रैगन के सामने आ जाती है। प्रोफेसर को लगता है कि ड्रैगन टोंग को खा जाएगा, पर वो ड्रैगन टोंग के शरीर के आर पार हो जाता है और टोंग को कुछ नहीं होता। ये देखकर प्रोफेसर बहुत हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। टोंग कहती है ये ड्रैगन सिर्फ एक भ्रम है, न कि असली ड्रैगन। उस ड्रैगन के गायब होते ही प्रोफेसर बौखला जाता है और सबसे पूछता है कि आखिर कहाँ गया वो ड्रैगन। तभी एक बंदूक लेकर चाओ उसके सामने आता है और प्रोफेसर से कहता
है क्या हुआ, चौंक गए? तुम्हें लगता है ये लोगों द्वारा फैलाई अफवाहें और कहानियां सच हैं कि एक ऐसा ड्रैगन मौजूद है जिसके खून से हमेशा जवान रहने का फॉर्मूला बनाया जा सकता है? प्रोफेसर कहता है ऐसा नहीं हो सकता और वो फिर से वही मंत्र पढ़ता है। तो चाओ तड़पने का नाटक करते हुए सामान्य हो जाता है। प्रोफेसर के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वो चाओ से पूछता है अगर कोई ड्रैगन नहीं है और ये सब झूठ है तो आखिर तुम इतने सालों से जवान कैसे बने हुए हो? चाओ कहता है तुम्हारे धक्का देने के बाद जब मैं किसी तरह बचकर गुफा से बाहर निकला था तो मैं एक चट्टान से उलझकर गिर गया जिससे मेरे सर में चोट लग गई थी और मेरी याददाश्त चली गई थी। तब जिया ने मेरी जान बचाई और मैंने उसके साथ गांव में रहकर एक नया जीवन शुरू किया। पर एक दिन पहाड़ों पर फिसलने से मेरी याददाश्त वापस आ गई और मैं शहर में अपनी बेटी को खोजने गया तो मैंने देखा कि वो बड़ी हो चुकी है और वो तुम्हें पापा कहकर बुला रही है। तुमने न सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद की बल्कि मेरी बेटी को भी अपनी बेटी बना लिया। उस दिन से मैंने तुम्हें सबक सिखाने का फैसला लिया और मैंने ही हर तरफ ये अफवाह फैला दी कि बैबिटियान के पहाड़ों में एक ऐसा ड्रैगन है जिसकी कोशिकाओं से इंसानों को हमेशा जवान बनाए रखने का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। मैंने ही फोटो स्टूडियो और उन गांव वालों के साथ ऐसा नाटक किया कि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि मैं कई सालों से जवान हूँ और तुम मेरे बुने हुए जाल में फंसते गए। ये सब कहकर चाओ अपने चेहरे से जवान चाओ का मास्क उतार देता है जिससे उसका असली बूढ़ा चेहरा दिखने लगता है। वो प्रोफेसर से ये भी बताता है कि तुम्हें इस भ्रम में रखने के लिए कि मैं कई सालों से जवान बना हुआ हूँ मुझे चेहरे पर ये जवान दिखने वाला मास्क लगाना पड़ा। अब चाओ प्रोफेसर को मारने के लिए उस पर गन तान देता है। टोंग प्रोफेसर से पूछती है क्या ये सच कह रहा है? क्या मैं चाओ की बेटी हूँ? प्रोफेसर कहता है हाँ, तब तुम 1 साल की थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा और तुम्हारा पालन पोषण करने लगा। उसके बाद से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानने लगा और तुम्हें कभी ये सच नहीं बताया कि मैंने ही तुम्हारे असली बाप को खाई में धकेला था। अब प्रोफेसर चाओ से कहता है तुमने वापस आकर सब बर्बाद कर दिया। तभी लेडी फाइटर लात मारकर चाओ की बंदूक नीचे गिरा देती है और उससे लड़ने लग जाती है। चाओ भी उससे बहादुरी से लड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। जब प्रोफेसर उसको उठाने जाता है तो चाओ की चलाई गई गोली लेडी फाइटर को लग जाती है। खुद को अकेला पड़ता देख प्रोफेसर अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालकर उस लेडी फाइटर को लगा देता है जिससे उसके शरीर में बहुत ताकत आ जाती है और वो एक खूंखार जानवर जैसे बन जाती है और अचानक से चाओ पर हमला कर देती है। वो चाओ पर भारी पड़ रही होती है। बचने के लिए चाओ उस पर गोलियां चलाता है जिससे आगे बढ़ते हुए वो गिर जाती है। ये देखकर प्रोफेसर वहां से भागने लगता है और चाओ उसकी ओर गोलियां चलाने लगता है। पर इससे पहले कि वो प्रोफेसर को गोली मारता टोंग उसको ऐसा करने से रोक देती है और कहती है आप मेरे असली पिता हो पर इन्होंने इतने सालों से मेरा पालन पोषण किया इसलिए इनकी जान लेना ठीक नहीं है। अपनी बेटी को ऐसी बातें करते देख चाओ अपना इरादा बदल देता है पर तभी लेडी किलर उठकर टोंग पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। टोंग को बचाने के लिए प्रोफेसर लेडी फाइटर से भिड़ जाता है पर वो सब पर भारी पड़ रही होती है और किसी के काबू में नहीं आती। प्रोफेसर उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो प्रोफेसर को भी मारकर घायल कर देती है और फिर से टोंग को पकड़कर घसीटने लगती है और उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगती है। तो अब टोंग की जान बचाने के लिए प्रोफेसर उसकी ओर भागता है और लेडी फाइटर को पकड़कर खाई में ढकेल देता है पर इस चक्कर में वो खुद भी खाई की ओर लटक जाता है। अब चाओ और टोंग प्रोफेसर को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं पर तब तक प्रोफेसर खाई में गिर जाता है जिससे बेचारी टोंग बहुत दुखी हो जाती है पर प्रोफेसर के बुरे कर्मों की सजा उसे ऐसे ही मिलनी थी। इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।